नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई। वो गाय का मांस था ही नहीं, इसका पता लैब रिपोर्ट से अब चला है। डीएसपी भारत विष्णु ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करेगी। बता दें कि गौमांस के अंदेशे में 27 अगस्त को चरखी दादरी जिले में ये सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसका शव हंसाबाज खुर्द के समीप बरामद हुआ था। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में सपा और बीजेपी के जोरदार मुकाबले की चर्चाओं के बीच इस बात पर भी बहस हो रही है कि क्या कांग्रेस ने उपचुनाव में हथियार डाल दिए हैं। इस बहस के पीछे वजह साफ है कि सभी 9 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि उपचुनाव में भी पार्टी गठबंधन के तहत कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत के बाद चुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये एक आत्मघाती कदम है। बता दें 9 सीटों में से सपा कांग्रेस को 2 सीटें दे रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ये सीटें लेने से इनकार कर दिया। ये सीटें थीं गाजियाबाद और खैर। दरअसल कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है और यहाँ पर चुनावी हालात उसके लिए अनुकूल नहीं थे। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमें खैर में 1500 वोट, गाजियाबाद में 11,000 वोट मिले थे और सपा के समर्थन से हम इन सीटों पर 60,000 से ज़्यादा वोट ला सकते थे और इससे कम से कम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाता कि हम चुनावी लड़ाई में मौजूद हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसने फैसला इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के मकसद से लिया है, लेकिन राज्य के अंदर इस फैसले को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा साफ पता चलती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश यूनिट को उसके भाग्य पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमें भले ही गठबंधन में 1-2 सीटें ही मिलती, लेकिन मजबूती से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पीछे हट गई है। राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के नेता मिलिंद देवरा पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई की वर्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मिलिंद देवरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। बता दें इसी साल जनवरी में मिलिंद देवरा कांग्रेस से इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो राज्यसभा सदस्य बन गए थे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बारामती में फिर से पवार बनाम पवार की लड़ाई होगी। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में पवार बनाम पवार के बीच मुकाबला रहा था और तब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी को हरा दिया था। अब खुद एनसीपी से अजित पवार हैं और उनके सामने शरद पवार ने अपने पोते योगेंद्र को उतारा है, जिसके बाद सभी को लोकसभा चुनाव याद आ रहा है जब अजित की चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को हरा दिया था। हालांकि बाद में अजित ने कहा था कि पत्नी को बहन के खिलाफ लड़ाना गलती हो गई। किसी को भी राजनीति को घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, लेकिन अब फिर से मुकाबला वही हो रहा है। अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती पर चर्चा करते हुए योगेंद्र ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें एक दूसरे का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई लोगों ने महसूस किया कि 2 पवारों के बीच टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार तीर छूट गया तो वापस नहीं आ सकता। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन मैं पवार साहब से मार्गदर्शन मांगूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को बताया है कि 18 अक्टूबर तक के सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.163 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। इसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 688.267 अरब डॉलर हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आरबीआई ने कहा है कि पिछले सप्ताह भी इसमें 10.746 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई थी और ये 690.43 अरब डॉलर था।
लेकिन हालिया समय में ये सबसे बड़ी गिरावट मानी गई। बता दें, सितंबर के आखिरी में ये भंडार सार्वजनिक उच्च स्तर पर पहुंचते हुए 704.885 अरब डॉलर तक आ गया था। आरटीआई से पता चला है कि पीएम मोदी जनता के यानी आपके पैसों से खुद की पार्टी का प्रचार करते हैं। आप अपना पैसा देश के लिए खुद के फायदे के लिए देते हैं, लेकिन पीएम मोदी बीजेपी में खर्च कर देते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक जनता के पैसे से भुगतान की जाने वाली पीएम मोदी की ऑफिशियल यात्राओं में अक्सर नॉन ऑफिशियल कार्यक्रम शामिल होते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि वो किसी ऑफिशियल यात्रा पर होते हैं और उसका जो ब्यौरा दिया जाता है उसके बीच में लिख दिया जाता है कि वो एक नॉन ऑफिशियल काम था और ये अक्सर पार्टी का प्रचार होता है। हालांकि पीएमओ ने एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में कहा कि पार्टी नॉन ऑफिशियल आयोजनों के लिए भुगतान करती है, लेकिन उसने न्यूज लॉन्ड्री के सवालों का जवाब नहीं दिया कि ऐसे ओवरलैप मामलों में यात्रा खर्च का हिसाब कैसे लगाया जाता है। इस रिपोर्ट के बाद लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इस तरह के खुलासे से राजनेताओं को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र की जननी है इसलिए ईडी की अगली छापेमारी न्यूज बताने वाले मीडिया पर होगी। भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों के बाद भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को वापस बुला लिया है। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया। कनाडा के व्यवहार को गलत बताते हुए संजय वर्मा ने कहा कि भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा ने कहा कि निज्जर हमारे लिए आतंकवादी था, लेकिन लोकतंत्र में न्याय प्रणाली से परे कोई भी कृत्य गलत होता है, सच सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वो तेज आवाज में चिल्लाते हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है। कनाडा के व्यवहार पर संजय वर्मा ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों पर अत्यंत गैर पेशेवर रवैया रहा, ये अत्यंत दुखद है। कनाडा ने मुझे जांच की निगरानी में बताया था, जो हैरान करने वाली बात है और एक तरह का विश्वासघात है। वर्मा ने कहा कि ये रोड़े हैं, ये द्विपक्षीय संबंधों के लिए सबसे गैर पेशेवर रवैया है। उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा कि ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है, अगर अभी चुनाव हुए तो सत्ता में लौटना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के प्रोत्साहन से खालिस्तानी आतंकवादियों का हौसला बढ़ा है, वो लगातार भारतीय हितों पर हमला कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है। बता दें, संजय वर्मा को पिछले हफ्ते कनाडा द्वारा जून 2023 में एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में संदिग्ध माना गया था, जिसके बाद भारत ने वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। पन्नू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदेश यात्रा के बारे में खुफिया जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। इसके अलावा पन्नू ने सीआरपीएफ स्कूलों के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। पन्नू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के मुखिया हैं और सीआरपीएफ ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार है। नेस्ले के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन ने जो कहा है, उसके बाद से मिडिल क्लास को लेकर मोदी सरकार फिर से निशाने पर आ गई है। नेस्ले के चेयरमैन सुरेश नारायणन ने कहा कि जिन लोगों के पास पैसा है वो जबरदस्त खर्च कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास तंगी महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए उचित कीमत पर चीजें ऑफर कर रही हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश नारायण ने कहा कि ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों को परेशानी हो रही है क्योंकि मिडिल सेगमेंट थोड़ा तंगी में है। उन्होंने कहा कि पहले कमजोर डिमांड एक तिमाही में ही हुआ करती थी, लेकिन अब डिमांड में कमी लगातार 2-3 तिमाहियों में देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि लंबी अवधि में डिमांड में सुधार देखने को मिलेगा, जिसके बाद लोगों ने मोदी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि नेस्ले इंडिया के सीईओ साहब कह रहे हैं कि मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी कितना भी गोदी मीडिया से बुद्धू बना लें, लेकिन मिडिल क्लास 5 किलोग्राम फ्री राशन की तरफ बढ़ रहा है, वो सिकुड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के बूटापत्री सेक्टर में भारतीय सेना के वाहन पर किए आतंकी हमले में 2 सैनिक शहीद हो गए। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसके बाद मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि शहीदों को नमन करता हूं और सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। उनके दावों के विपरीत हकीकत यह है कि प्रदेश निरंतर आतंकी गतिविधियों, हमारे जवानों पर हमलों और नागरिकों की लक्षित हत्याओं के कारण खतरे के साए में जी रहा है। सरकार को तुरंत जवाबदेही लेनी चाहिए और जल्द से जल्द वादी में अमन बहाल करना, सेना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि सभ्य समाज में हिंसा और आतंकवाद अस्वीकार्य है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के बूटा पथरी में हुए आतंकी हमले के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ना खोजा जाए। मैं 30 साल से देख रहा हूँ, बेगुनाह मारे जाते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इससे अच्छा वो अपने देश को देखें और उसे अच्छा बनाएं। वो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं और हमें भी बर्बाद कर रहे हैं। जो भी लोग इस घटना में घायल और शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनसे माफी मांगता हूं कि ऐसा हो रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित गुट को ज्वाइन कर लिया है। जीशान सिद्दीकी ने अजित की मौजूदगी में एनसीपी ज्वाइन की। इस मौके पर जीशान ने कहा, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावुक क्षण है। मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में मुझ पर भरोसा दिखाया। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे बांद्रा ईस्ट से नामांकन मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के प्यार और समर्थन से मैं इस बार भी बांद्रा ईस्ट से जरूर जीतूंगा। जीशान सिद्दीकी इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर मुंबई के बांद्रा ईस्ट से विधायक बने थे। उनके दिवंगत पिता बाबा सिद्दीकी भी पहले कांग्रेस में ही थे। हालांकि वो भी इसी साल जून में एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए थे। 12 अक्टूबर की रात बांद्रा इलाके में ही बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का और अजीबोगरीब बयान आया है। मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि जितना मैंने टीवी पर देखा है, लॉरेंस बिश्नोई मासूम बच्चा सा दिखता है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई असली गांधीवादी है और सही भाईचारा निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन बिश्नोई पक्का गांधीवादी है, क्योंकि गांधी जी भी प्रकृति की पूजा करते थे। बिश्नोई समाज भी प्रकृति की पूजा करता है, जीवों की रक्षा कर रहे हैं। गांधी जी भी जीव जानवरों से प्रेम करते थे, ये भी जीव जंतुओं से प्रेम करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जानकारी के अनुसार अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से अपने गैंग का साम्राज्य चला रहा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर 12 अक्टूबर को हुए हमले और अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश में भी वो शामिल रहा है। सूत्रों के अनुसार अनमोल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को खान के निवास स्थान के बाहर हुए फायरिंग के संबंध में एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 7 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए। हिंदू संगठन ने यहाँ एक मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हिंदू संगठन की तरफ से आयोजित जन आक्रोश रैली के समर्थन में कई बाजार भी बंद रहे। इसमें उत्तरकाशी, डुंडा, भटवाड़ी और जोशीवाड़ा शामिल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाराहाट इलाके में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया कि मस्जिद पुरानी है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीन पर बनी है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी। इसको हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी नोक झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी हाईवे पर धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। इजरायली हवाई हमले में शुक्रवार को 3 लेबनानी पत्रकारों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्वी लेबनान में स्थित एक इमारत में इजरायल ने यह हवाई हमला किया और इसमें पत्रकार रहते हैं। हसबाया में स्थित गेस्ट हाउस के परिसर में कम से कम 7 मीडिया संस्थानों के दर्जन भर से ज्यादा पत्रकार हैं। जिन 3 पुरुष पत्रकारों की मौत हुई वो हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार और अल मयादीन टीवी के लिए काम कर रहे थे। इसको लेकर अल मनार टीवी और अल मयादीन ने बयान जारी करते हुए जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
लेबनान के सूचना मंत्री ने कहा कि इजराइल ने जानबूझकर हमला किया और उन्होंने इसे वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध करार दिया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 3 पत्रकार घायल भी हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसके साथ ही वो इससे बचने की भी कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल के हमले के बाद जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। 4 ईरानी अधिकारियों ने इस सप्ताह टेलीफोन इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने सेना को इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कई सैन्य योजनाएं तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का हमला काफी हद तक इजराइल के हमलों की गंभीरता पर निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि अगर इजरायली हमले में बहुत अधिक नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर इजराइल अपने हमले को कुछ सैन्य ठिकानों और मिसाइलों और ड्रोनों के भंडारण वाले गोदामों तक सीमित रखता है, तो ईरान शायद कुछ नहीं करेगा। ईरानी सेना के अधिकारियों ने कहा कि अगर इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया तो फिर ईरान के जवाबी हमले में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार शामिल होगी। इलाके में ईरानी प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप द्वारा हमले होंगे और ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज और शिपिंग के प्रवाह को बाधित करना शामिल होगा। इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्ला भी लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। अब इजरायली सेना ने बताया है कि कल रात दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 19 घायल हो गए हैं। 19 में से 4 की हालत बहुत गंभीर है। आईडीएफ की जांच के अनुसार सैनिक दक्षिणी लेबनान गांव की एक इमारत पर हिजबुल्ला द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट की चपेट में आ गए। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में 1 दर्जन आवासीय इमारतों को उड़ा दिया है। गजा के सिविल डिफेंस ने बड़े पैमाने पर हताहत होने की सूचना दी है। उसने इसे बड़ा नरसंहार बताया है। इजरायली टैंकों ने गजा के कमल अदवान अस्पताल पर गोलीबारी की। मशीन गन की आग ने चिकित्सा सुविधा को तहस नहस कर दिया, जिससे एक आईसीयू सुविधा पूरी तरह नष्ट कर दी गई। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड 301 रनों से आगे है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 5 विकेट खोकर 198 रन बनाए हैं। टॉम ब्लंडल 30 रन और ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी पारी में कप्तान टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड के लिए 86 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की पहली पारी 259 रनों पर सिमट गई थी। वहीं भारत पहली पारी में 156 रन ही बना सका था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।